एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और वक्त हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात का। जैसा कि आपको पता है कि ख़ास मुलाकात में हम ऐसे ख़ास लोगों को बुलवाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा होते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया होता है कि वो समाज के लिए एक तरीके से लोग वो करना चाहते हैं और उसके बहुत सारे लोगों को उनका कहीं ना कहीं आइडियल होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो लोग, और उनकी जो काम करने की दशा है उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं और बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं जिनको मैंने आज ख़ास मुलाकात में इनवाइट किया है। बीजेपी की नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, कई सारे शिक्षाविद हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक रूप से वो बोलती रहती हैं। महिला सशक्तिकरण पर उनका पूरा ध्यान रहता है। हालांकि राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन राजनीति से बाहर भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो, मैंने देखा है, वो धरने प्रदर्शन जो होते हैं, कोई भी पीड़ित हो तो उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं, सीमा डोरा मेरे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। और इस शहर के साथ मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। सीमा डोरा जी, क्या मंजिल क्या है आपकी, क्या पाना चाहते हैं? बहुत कुछ पा लिया है आपने, बहुत कुछ पाना बाकी है, वो क्या है जो आज आप करना चाहते हैं? कौन से सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं? सीमा जी। जी, बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी। उसके बाद जिम्मेदारियां थी घर की, तो जैसे जैसे जिम्मेदारियां थोड़ी पूर्ण हुई तो मैंने सोचा समाज सेवा की जाए, तो राजनीति में कदम रखा। साइड बाय साइड बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी फ्री में। तो इसलिए फिर उस समय के जो मुख्यमंत्री जी थे, हरीश रावत जी, उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए अवार्ड दिया था। फिर उसके बाद राजनीति में आई, तो राजनीति में साथ साथ काम करती गई। तो वार्ड से मंडल, मंडल से महानगर, महानगर से प्रदेश तक आई। और फिर बाल अधिकार संरक्षण में एज अ मेंबर नॉमिनेट हुई। वहां पर भी काम किया, शिक्षा के लिए किया, लेबर के लिए किया, चाइल्ड लेबर के लिए, और भिक्षा के लिए किया। जितने भी थे भिक्षा, जब मैं थी तो भिक्षा नहीं वहां पर किसी को मांगने देती थी, बच्चों को। तो जब भी लड़कियां खड़ी होती थी, औरतें बच्चों को लेके खड़ी होती थी, तो मैं स्कूटर में जाके उनको पकड़ लेती थी। और शिक्षा के लिए भी स्कूल्स में बहुत इंस्पेक्शन करे। जो ओवरलोडिंग होती थी बसेस में, तो 1 सीट 1 चाइल्ड के लिए मैंने ये रूल बनवाया था। और बहुत सारे काम करे जो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आप सामाजिक सरोकारों से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी हैं, महिला हैं, संघर्ष करके काम करने वाली महिला हैं। कई सारे हमने आपके काम देखे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आपका मुझे फ़ोन आया था किसी महिला के लिए, वो धरने पर बैठी थी। तो मैं मानता हूं कि आप सामाजिक सरोकार आपका जीने का उद्देश्य है, ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पॉलिटिकल जो है वो बीजेपी को क्यों चुना? आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। जी, शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि बीजेपी जो है वो साफ सुथरे मुद्दों को लेके राजनीति करती है। एक डर्टी पॉलिटिक्स होती है, वो कभी मैंने बीजेपी में नहीं देखी। एज अ वुमेन बीजेपी में, तो मैंने कभी वो सब चीजें नहीं सुनी। जो मैंने सुना था कि राजनीति में जाने से महिला को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, या फिर महिला सुरक्षित नहीं होती, या महिला जो को इज्जत नहीं मिलती। पर जब मैं बीजेपी में आई तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तक मुझे, मतलब सभी जो चाहे नीचे स्तर के नेता हो या अपर लेवल के हों, दिल्ली तक के हों, कभी बहुत ही रिस्पेक्ट से उन्होंने बात करी और बहुत ही इज्जत से हम लोगों में जो रिलेशंस हैं वो वैसे ही रहते हैं। पर और साथ में मुद्दों के लिए हम काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, जो मुझे लगता था कि हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी माइथोलॉजी, अपने संस्कारों से बहुत दूर होते चले जा रहे थे। तो बीजेपी हमें उन संस्कारों से जोड़ती है। हमारे बच्चों को वो पुराने ही संस्कार सिखा दिए बीजेपी ने, जो हम भूल गए थे, जो हमारे बच्चे बिल्कुल भूल चुके थे। चाहे हमारे फेस्टिवल्स मनाने के ऊपर हो, चाहे हमारे बड़ों के आदर करने के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हमारी माइथोलॉजी से जोड़ने के लिए हो, तो चाहे रामायण दिखाना हो। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हमारी सरकार ने कह दिया कि रामायण दिखा दो, है ना। तो कितनी अच्छी बात है, गीता लोगों को दिखा दी। तो ये सब चीजें हैं, और अभी मेरी बहुत सारी उम्मीदें सरकार। लेकिन सीमा जी, आप पार्टी के लिए इतनी समर्पित कार्यकर्ता हैं, इतने सारे आप काम कर रही हैं, लेकिन आपको अभी कुछ दिन पहले एक जिम्मेदारी भी मिली थी महिला बाल संरक्षण आयोग में, शायद उसमें भी आप मेंबर थे। लेकिन ना तो उसके बाद आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी में,
तो पार्टी से क्या आप, पार्टी ने अब आपको जिम्मेदारी देना बंद कर दिया है, क्या वजह है? जी, कमीशन में एज अ मेंबर मैंने काम किया, फिर उसका टर्न ऑफ पूरा हो गया। तो अभी तो फिलहाल सरकार ने कोई अपॉइंट ही नहीं किया हुआ है। तो हमारी बीजेपी ने ये बोला कि इलेक्शन तक कुछ नहीं, कोई सेवा करो सिर्फ, और फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पद हैं जो अभी नहीं भरे बीजेपी ने, इसीलिए कि कोई ये ना कहे कि अपने अपने लोगों को पद दे दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं। ऑब्वियस की बात है, अभी प्रवक्ता हूँ बीजेपी में, और आगे सोच रही हूँ कि महिलाओं को जब हमारे यहाँ टिकट देंगे तो मैंने भी दावेदारी करी है, तो देखते हैं आगे क्या नहीं, होता है। मैं इसी पर आ रहा था कि बीजेपी बात करती है कि भाई महिलाओं के लिए हम काम करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती है आपकी पार्टी, लेकिन जब टिकटों की बात आती है, जब जिम्मेदारियां देने की बात आती है तो पीछे छोड़ जाते हैं, पीछे रह जाती हैं। तो क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या टिकट देगी? देखिए, कहते हैं आशा का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं और काम बड़े ही लगन के साथ कर रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि हमने जो टिकट मांगी है, तो अगर लगेगा उनको कि मैं इस काबिल हूँ तो वो जरूर देंगी कि टिकट, बाकी उनके ऊपर है। हम तो अपना काम जैसे निष्ठा से पहले किया था, और अगर दे दिया तो वो उसी निष्ठा के साथ हम आगे करेंगे, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जहां तक कर सकेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने को है जो नहीं कर सकी मैं अभी तक समाज के लिए, कि कई बार ऐसे ऐसा ऐसे होता है अगर कि आपको, आपकी परिस्थितियां। जी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप विधायक बन जाती हैं, तो ऐसे कौन से सपने हैं आपके, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पूरा करना है या जो आप करना चाहती हैं प्राथमिकता के आधार पर? जी, देखिए, अगर ये इतना अच्छा, मुझे ये मेरा सपना है, अगर ये स्वप्न पूरा हो जाता है तो साथ में मुझे वही, मैं उसी मुद्दे पे तो बात कर रही थी कि महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य और शिक्षा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों, कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाते हैं उसमें। जैसे स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन उसमें सुविधाएं देखने के लिए कोई नहीं होता। कोई चीज खराब है तो वो खराब रहेगी, मशीनरी नहीं काम कर रही तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। हॉस्पिटल्स हैं, अगर लड़ झगड़ के और हॉस्पिटल्स बनवा दिए जाएं और स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिए जाएं अपने इलाके में। स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज दे रखी है सरकार ने कि मैं आपको बताऊं, शिक्षा से मतलब किताबों से लेकर यूनिफॉर्म, खाना, एवरीथिंग इज फ्री। सब कुछ बच्चों के लिए फ्री है, लेकिन क्योंकि बहुत ध्यान नहीं दिया जाता उन पे, तो वो स्कूल की हालत जर्जर पड़ी रह जाती। कितने स्कूल, जब कमीशन में मैं थी तो कितने स्कूल्स को एप्लीकेशन दे दे के ठीक करवाया। कितने स्कूल्स पहाड़ों में जो थे, तो वो स्कूल में एक बच्चा भी नहीं आता था, तो उन स्कूल्स को प्रमोट कराया, बड़े स्कूल्स बनवा दिए, उसके लिए बहुत कानूनी कमीशन ने साइन किए। तो ये सब हम अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं। अगर आप विधायक हो जाओ तो आप अपने क्षेत्र में स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स पे, और जो आपके जो जरूरी मुद्दे होते हैं लोगों के, सड़कें होगी, बहुत सी चीजें होती है, उन पे काम किया जा सकता है, ढेरों काम किया जा सकता है। और वार्ड से पूरे विधानसभा, और विधानसभा से पूरा राज्य, ऐसे ही तो बनता है कि स्टेप बाय आप स्टेप सीमा अगर जी, सब आप मिलजुल कई के सारे, काम। हमने जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप कई सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, कई सारे संगठनों में आप जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियाँ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी? जी बिल्कुल, ऐसा होता है, ये सब जिम्मेदारियां तो एक कड़ियां होती हैं, कड़ी से कड़ी मिलके ही पूरी चेन बन जाती है। तो ये सब एक एक कड़ी मिलके ही बहुत कुछ करा सकते हैं, मदद ही कराएंगे, कभी रोड़ा नहीं बन सकते सफलता में। जी। अच्छा सीमा जी, आपकी पार्टी की सरकार चलते हुए करीब 5 साल होने वाले हैं, अभी कुछ महीने बाद चुनाव है, 3 मुख्यमंत्री आपने दिए हैं प्रदेश को, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? हालांकि आप प्रवक्ता हैं, रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ कि इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, पलायन तो कितने टाइम से सरकार यही कोशिश करे कि पलायन को रोका जाए। उसी के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करी, उसी के लिए होम स्टे शुरू करा, ताकि जो लोग हैं वो ना जाए बाहर, और जो बच्चे चले जाते हैं पीछे से, उनके पेरेंट्स बच जाते हैं, इतने बड़े बड़े घर खाली पड़े रह जाते हैं, तो उनके लिए वो होम स्टे वाली योजना शुरू कराई थी।
कि इसको समझिए। मैंने अपनी भी पर्सनल वीडियोस बहुत बना के बच्चों को भेजी थी, और कितनों बच्चों ने यहाँ पे रोजगार करा, और उन्होंने फिर मुझे वो वीडियो भेजी कि हमने किस तरीके से उस घर को होम स्टे बनाया या उसको कन्वर्ट करके हमने आगे काम करा। और बच्चों से मैं हमेशा ही कहती थी, जैसे एक ही शहर के 5-10 फ्रेंड्स हो तो आप लोग मिल जाइए, मिल के वो क्लब करके एक अच्छी सी कोई भी रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। या एक कईयों ने मेरे को भेजा था, उन्होंने बेकरी चलाई लोगों ने, फ्रेंड्स ने मिलकर, क्योंकि देहरादून में बेकरी बड़ी फेमस है देहरादून की। तो इसी तरीके से आगे इंटीरियर जाइए, पहाड़ों में जाइए तो कितनी सीनरी कितनी अच्छी है, वहाँ उन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए। तो स्वरोजगार योजना के तहत क्योंकि लोन भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो सब कुछ बच्चे एक्चुअल क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और एक बार में तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो वही बच्चों को सिखाना है कि एक बार में रिस्क ले लो, लेकिन सारी जीवन के लिए आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हर आदमी अगर नौकरी के पीछे भागेगा तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? नौकरी देने वाले भी तो बनना चाहिए हमको। तो नौकरी के पीछे मत भागे, क्योंकि इतनी नौकरी कहाँ से निकलेंगी? इतनी नौकरियां, आप सोचो हर घर में बच्चा, हर घर बच्चा जो है, पहले जमाने में, पहले आप अगर पीछे 10-15 साल 20 साल पीछे जाइए तो एजुकेशन, हाई एजुकेशन करनी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि लोन नहीं मिलता था, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था। लेकिन अब तो ये हो गया, इट्स वेरी इजी, आप लोन अप्लाई करिए, एजुकेशन लोन मिल जाता है। तो हर सेकंड बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाता है, हर सेकंड बच्चा MBA कर लेगा। तो जब इतनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कर लेंगे तो फिर इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? चलिए इस पर बात करेंगे फिर। अच्छा सीमा जी, कल PM का प्रोग्राम है देहरादून में, प्रधानमंत्री देहरादून आ रहे हैं। आप समझिए पूरी सक्रियता बढ़ गई बीजेपी के नेताओं की। अभी नड्डा जी का दौरा था, अमित शाह आए थे, तो पूरा एक प्रोग्राम बना रहता है। तो कल वाले प्रोग्राम को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? PM से क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेश के लिए? जी, हमारे PM आ रहे हैं, जो हमारे मतलब पहली बार हमने ऐसा देखा अपने पूरे जीवन में, और ये बात आप सब भी महसूस करते होंगे कि हमको PM कम, वो अपने पिता ज्यादा लगते हैं। वो बिल्कुल पिता तुल्य हैं, क्योंकि जब वो बात करते हैं बच्चों से तो सब अपने काम छोड़ के हम बैठ जाते हैं, अपनी उनकी बात सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं उनकी। या उन्होंने कह दिया लॉकडाउन में कि थाली बजा लो तो सबने बजा ली, घंटी बजा लो तो सबने बजा ली, दिया जला लो तो सबने जला लिया। तो मतलब कितनी श्रद्धा और विश्वास है, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास उनके ऊपर है कि हमें ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक रोल मॉडल बन चुके हैं वो हम सबके लिए, चाहे युवा हो या महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबके लिए वो रोल मॉडल है। तो जब वो आ रहे हैं तो सब, हर इंसान, बच्चा, महिलाएं, पुरुष, सब इनको सुनने के लिए बहुत ही लालायित हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सुने, और वो जो 18,000 करोड़ की योजनाएं हमारे उत्तराखंड को देने वाली हैं, उसको लिए उनको धन्यवाद भी करें। और एक ऐसा पुरुष जो युग पुरुष बन चुके हैं, उनको सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो सारी जनता से हाथ जोड़ के मैं ये अनुरोध करती हूँ कि मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, और देखिए कि आपके उत्तराखंड को किस तरीके से आगे ले जाने में सक्षम है और तैयार है, और साथ में आप लोगों का साथ चाहते हैं। जी बहुत। अच्छा सीमा जी, बस छोटा सा संक्षेप में सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि PM के जिस तरह दौरे हो रहे हैं प्रदेश में, तो क्या आप लोगों को जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो लोगों में कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी है, क्या वो दूर कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जब कोई काम करेगा ही नहीं तो नाराजगी कैसे होगी? काम करेंगे तो ही तो कुछ गलत होगा, या कुछ कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा। लेकिन एक अच्छा जो घर का हेड होता है, जो अच्छा मुखिया होता है, वो सबको साथ लेके चल देते हैं और सबकी नाराजगियों को दूर करते हुए अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं या मुद्दे खड़े हो जाते हैं, तो उनको वो क्लियर करते करते सारी, मुझे तो जहां तक लगता है कि वो पूरे उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे देश को एक दिन वो इस तरीके से अपने हाथों में संभालेंगे, और एक पूरा जैसे एक माला बना लेते हैं और लॉकेट होते हैं, लॉकेट होता है जिसके ऊपर सबकी आंख होती है। ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको हमें उनके ऊपर प्राउड है, और ऐसा अगर हमें मिला है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ऐसे मुखिया को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि खाली भारत ही नहीं, पूरा विश्व उस इंसान को सैल्यूट करता है और कहते हैं कि अगर ऐसा इंसान भारत में आ गया
तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा, उनके लिए वो अपने देश को कहते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा सबसे बढ़िया नागरिक है। तो हमको तो जो विश्व वाले उनको सैल्यूट कर रहे हैं, तो हम तो वो तो हमारे हैं, पिता भी है, हमारे मुखिया भी हैं, तो हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए और कर भी रहे। आप देखिए कोरोना काल में देखिए उन्होंने बच्चों से बोला, उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे साइंटिस्ट ने कभी कुछ बनाए नहीं, हमारे बच्चे बाहर जाके बड़ी से बड़ी इन्वेंशन कर जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ कभी उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे साइंटिस्ट को बोला, बच्चों को बोला कि तुम लोग वैक्सीनेशन बनाओ, और उन्होंने बनाई, और बनाई तो अपने देश के लिए विश्व में सप्लाई कर दी। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो ढूंढ ढूंढ के, जब उनके मन की बात सुनिए तो वो ढूंढ ढूंढ के पता नहीं इंटीरियर से कहीं ना कहीं से वो ऐसे लोगों को लाके सामने खड़े कर देते हैं या अवार्ड दे देते हैं जिससे हमें कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आज तक अवार्ड मिलते थे, फेमस होते थे, आज तक अवार्ड उन लोगों को मिलते थे जिनको पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन वो ऐसे लोगों को अवार्ड देते थे जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने काम किया होता है। तो वो ऐसे हैं जो अंधेरे से भी उठा के जाते हैं और आगे कर देते हैं। अगर आप काम करते हो तो उनकी आंखों से कुछ नहीं छुपता। तो सीमा डोरा जी, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका भी शेड्यूल बिजी है और हमारा भी नेक्स्ट प्रोग्राम जाना है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे और कि आपको जो आप चाहती हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। और हम ये भी चाहेंगे कि आप इसी तरीके से देश प्रदेश के लिए काम करती रहें और जो सामाजिक सरोकारों के मुद्दे हैं जो आप पहले से कर रही हैं उन पर और आगे ज़्यादा बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सीमा डोरा, जो बीजेपी के एक बड़ी नेता हैं और आश्वस्त हैं अपनी पार्टी के प्रति। वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जो भावी प्लान है उन पर बात कर रही थी। पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी ने लोगों की सेवा की है और वो आश्वस्त हैं कि फिर से जनता उन्हें जिम्मेदारी देगी, जनता उन्हें फिर से जिताएगी। और पीएम के दौरे को लेकर भी उन्होंने अपील की है। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर के आई है कि अगर निष्ठावान लोगों को, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाए तो और ज़िंदगी लोगों की बेहतर हो सकती है, लोगों के लिए और बेहतर काम हो सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा और सड़कों को लेकर बात की, प्लान के मुद्दे पर बात की। तो उनके जो सपने हैं लोगों के लिए काम करने के, वो तभी पूरे होंगे जब उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।